हेलो बच्चों, मैं अनुज पांडे और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथ स्टार। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग विशेष करके गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और लिमिटेशंस ऑफ गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे। मतलब गॉस थ्योरम की क्या लिमिटेशंस होती हैं। उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और उसके पहले हम लोग कुछ छोटी मोटी डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो डिफिनेशन है वो है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। हिंदी होती है समतलीय कोण। हिंदी क्या होगी? समतलीय कोण। ये क्या होता है? अब सुनिए, किसी वृत्त का चाप इंग्लिश होती है आर्क, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है, यहाँ पे होगा, जो कोण बनाता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए फिगर समझिए। फिगर से ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब इतना आर्क हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आर्क इतना, ये आर्क हम ले लेते हैं, ठीक? इतना ये इसका मान लेते हैं सेंटर है ओ। अब ये जो आर्क है ये इस पर जो एंगल बनाता है, जो एंगल बनाता है उसे ही बोलते हैं प्लेन एंगल, समतलीय कोण। हम मान लेते हैं आर्क की लंबाई जो है वो है एल और इसकी रेडियस है आर। तो फार्मूला बच्चा जानता है इस बारे में। अगर कोई आर्क उसके सेंटर पर, वृत्त के सेंटर पर थीटा एंगल बनाता है तो इसका फार्मूला जो बनता है वो बच्चा जानता है। क्या होता है? एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है इसका फार्मूला। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किसी वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे ही बोलते हैं समतलीय कोण। मतलब ये जो एंगल है थीटा, इसे ही बोलते हैं समतलीय कोण। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक तो बहुत कम आता है, अर्थात ऐसा समझ लो बोर्ड में ये आता ही नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक है घन कोण, इंग्लिश होती है सॉलिड एंगल, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर वृत्त लिया गया था, यहाँ पर गोला लिया जाएगा। गोला मतलब जैसे कैसे क्या होता है? गोला मतलब जैसे फुटबॉल हो गया वो गोला होता है। क्या हो गया? फुटबॉल हो क्या होता है? गोला। अब वृत्त कैसे हो गया? वृत्त मतलब जैसे रोटी आप लोग जानते होंगे ना, चपाटी जिसकी इंग्लिश होती है, ओ जो होती है गोल होती है, ओ वृत्ताकार होती है। ठीक, अब फुटबॉल कैसा होता है? गोल होता है। चलिए अब समझ गए होंगे कुछ हद तक। तो अब गोला लेते हैं, तो ये बना लेते हैं हम एक गोला। वैसे आपको गोले और सर्कल का जो फिगर है जैसे लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल तो जो भी आपको दिए उससे आपको कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए इस गोले का एक हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये। वो छोटा क्षेत्रफल क्या है? ये। और बड़ा ले लें क्या? चलिए आप कह रहे हैं ले ले रहे हैं, ये इतना। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया भैया, इसका एरिया है ds। कितना है? ds। या एरिया वेक्टर आप कह सकते हैं ds है, या da भी ले सकते हैं। ठीक, जो हम एरिया वेक्टर को पीछे df दिखाए हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, और इसका ये जो है ये सेंटर है। अब ये जो सरफेस लिए हैं, इतना सरफेस जो लिए हैं, वो जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उससे ही बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को दिखाते हैं ओमेगा से। हम मान लेते हैं इस गोले का रेडियस कितना है? आर। सेंटर क्या है? ओ। सेंटर क्या है? ओ। ठीक, और इस पूरे गोले का ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे इसको डी दिखा दे क्या? चलो प्रॉब्लम हो रही, डी दिखा देते हैं। ठीक, अब ये गोले का अगर आपको एरिया वेक्टर की, तो पूरे ये केवल सरफेस का है डी। अब अगर आप गोले का एरिया वेक्टर दिखाना हो तो कैसे करोगे? ये
ना, ये ऐसे दिखा दीजिए। वैसे तो आप कहीं से भी दिखा सकते हो, इधर इधर इधर, चाहे इधर, क्योंकि सब में 90 डिग्री एंगल ही बनेगा, तो सेम बात होगी। लेकिन जिधर हम सरफेस लिए हैं उधर ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, तो अब ये एरिया वेक्टर ध्यान दीजिए, ये हो गया एरिया वेक्टर ये। ठीक, तो ये डीए में, डीए के डायरेक्शन में ए भी है, इसीलिए ए और डीए को ऊपर चढ़ा दिए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा कि किसी गोले का गोलीय पृष्ठ, मतलब उसका एक छोटा सा भाग गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण। वही यहाँ लिखा गया, किसी गोले का गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। समझ गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें जो होता है गोले में, इस डीओ को बोलते हैं, जो इस पृष्ठ है ना, इसको बोलते हैं अतिलघु पृष्ठ, बहुत मतलब बहुत छोटा पृष्ठ। और इसके क्षेत्रफल को बोलते हैं अतिलघु क्षेत्रफल, अतिलघु क्षेत्रफल, अतिलघु क्षेत्रफल ये बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अतिलघु क्षेत्रफल, ये बात ध्यान दीजिए, अतिलघु क्षेत्रफल जो होता है, अतिलघु क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए ना। अब आगे ध्यान देते हैं, लिख लीजिए इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, इसको नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। अतिलघु क्षेत्रफल मतलब डीए, त्रिज्या किससे दिखाया गया, इसमें आर से, ये वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब त्रिज्या बड़ी होगी तो अतिलघु क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई अगर त्रिज्या बड़ी तो मतलब गोला बड़ा, गोला बड़ा तो जो पृष्ठ लिए वो भी बड़ा। ठीक है, चलिए अब जो है प्रोपोर्शनल हटाओ, इक्वल लगाओ, कांस्टेंट भी लगाओ, तो कांस्टेंट यहाँ क्या आएगा, डी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ से डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा है घन कोण, डी ओमेगा मान निकालो, तो डी ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा डी ए अपान आर स्क्वायर। ये हो गया एक फार्मूला। क्या हो गया, ये फार्मूला। कब कब सुनिए, तब जब डीए का डायरेक्शन एरिया वेक्टर के एलांग होगा। आप समझिए, मान लेते हैं कि ये जो एरिया लिया गया है अतिलघु क्षेत्रफल वो ऐसे होती, सुनिए ध्यान से, ये अतिलघु क्षेत्रफल है, इसको मिटा ही देते हैं हम पहले। ये अब की बार अतिलघु क्षेत्रफल ऐसे लिया गया है, गलत हो जा रहा फिर भी समझ लीजिएगा आप लोग। ये और ये इस पर ये एंगल बना रहा है, मतलब थोड़ा सा इसको तिरछा कर दिया गया। जो अतिलघु क्षेत्रफल इस तरह था, थोड़ा ऐसे कर दिया। अब की बार अतिलघु क्षेत्रफल थोड़ा ऐसे लिया गया है। ठीक है, अब इसका गोले का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे देखिएगा ये और जो अतिलघु क्षेत्रफल लिए हैं इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ये है, ये ध्यान दीजिएगा ऐसे। ठीक, डी ए मतलब ये वाला जो है ये एरिया से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल, थीटा एंगल।
90 नहीं है, थोड़ा देखिए कम होगा, ठीक। तो थीटा एंगल। अब डीए का वही कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर के एलांग होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेंगे? जो एरिया वेक्टर के एलांग होगा, अर्थात इसका इधर कंपोनेंट आएगा तो हो जाएगा डीए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा, ठीक। तो ये जो डीए अपान आर स्क्वायर ये तब होगा जब वेक्टर ए और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और अगर मान लो वेक्टर डीए वेक्टर ए से थीटा एंगल बना रहा है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? फार्मूला। इसका अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जिसका नाम है गॉस लॉ, उसे हम गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो गॉस थ्योरम है ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। पहले तो यूपी बोर्ड में इसका एक अलग चैप्टर ही था, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा लगा तो ये दोनों चैप्टर मिलकर के एक हो गए, ठीक। विद्युत आवेग तथा क्षेत्र, ये बन गया चैप्टर। लेकिन पहले जो गॉस का प्रमेय और विद्युत फ्लक्स था इसका एक अलग चैप्टर ही था, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब गॉस लॉ। तो हेडिंग कर लेते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, इसकी हिंदी होगी गॉस का नियम, या आप ऐसे भी होता है गॉस थ्योरम, मतलब गॉस की प्रमेय। चलिए सुनिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है। जैसे मान लीजिए ये जो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं, यहाँ कौन सा चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है किसी काल्पनिक पृष्ठ में बंद है, एक गोला है, एक गोला लिया गया है काल्पनिक, बहुत बड़ा बन गया, क्या छोटा बनाते हैं। चलिए इसको छोटा बना देते हैं और इसको हम सेंटर पर रख देते हैं चार्ज को थोड़ा सही से। ये सेंटर पर चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर एक हम काल्पनिक सरफेस बना लिए, मतलब इमेजिन से, सही नहीं है, इमेजिन कर लिए कि इसके चारों ओर एक सरफेस है, गोला है, सर्कल नहीं है, गोला है, स्फीयर, ठीक है। तो अगर हमें ज्ञात करना हो कि इस सरफेस में से, इस गोले में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो हम करेंगे क्या कि पहले यहाँ से दिखाएंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो कैसे निकलेंगी। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना हो हमें तो इसमें हम कुछ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे। देखिए सैट, ये सैट, साइन, ठीक। कुछ और इधर और दिखाते हैं, चलिए ठीक, साइन, 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 इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। चलिए अब हम करें क्या, पहले हम ज्ञात करेंगे कि इतने क्षेत्रफल में से, ध्यान रखिएगा, इतना छोटा क्षेत्रफल ले लेंगे, छोटा क्षेत्रफल, ये इतना क्षेत्रफल, और ज्ञात करेंगे कि इतने क्षेत्रफल में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, और उसमें फिर इस स्फीयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इस स्फीयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें? इतने में से जो फ्लक्स निकलेगा उसमें इस स्फीयर के एरिया में से, मतलब क्षेत्रफल में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि इस पूरे एरिया, इस पूरे सरफेस से, इस पूरे स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, जो कि थोड़ा कठिन काम होगा। मतलब एरिया निकालें, फिर उसका इंटीग्रेशन कर, पहले इसका निकालें, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा कठिन काम हो जाएगा। और गॉव ने क्या कहा? गॉव ने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मत करो। तो हम बोले तो क्या करें, हमारे पास तो यही चाह रहा है
बोले हम बताते हैं ना क्या करना है। तो हम बताए, बोलो बताओ भाई। बोले ऐसा है कि जो चार्ज है उसको ले लो। चार्ज क्यों? और इस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, और जो मान आएगा वह मान किसका होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हम कहे वाह भाई, ये तो आपका बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें? कहें चलो हम प्रूव कर देते हैं इसको। पहले तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए, तो हम कहे चलो ठीक है, लेकिन हम कहे आप लोग कैसे बताएंगे? एक्सपेरिमेंटल लैब में होगा ना। तो हम कहें अपने बच्चों को दो तरीके से बताएंगे, एक तो मैथमेटिकली से, मतलब मैथमेटिकल तरीके से, और एक एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल तो लैब में होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा उसको हम अभी किए देते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे? मैथमेटिकली तरीके से, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला क्या है फ्लक्स निकालने का? फाई ई, या आप ऐसा कहिए कि डी फाई ई। क्या? डी फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ये भी तीनों सही है, ठीक। अगर कोई छोटा पृष्ठ हो जिसका एरिया बहुत छोटा हो तो आप ये लगा सकते हैं, और ये दोनों वही चीज है। जैसे डीए का इंटीग्रेशन हो गया तो ये डीए ए बन गया, बस। तो मेन फार्मूला ये दोनों है फ्लक्स निकालने का, मैथमेटिकल फार्मूला। तो अगर इस मैथमेटिकल फार्मूले से इस पृष्ठ में से निकलने वाला, इस चार्ज में से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, तब तो गॉस का लॉ, गॉस थ्योरम सही है। और अगर इतना नहीं आता है तब गॉस की थ्योरम गलत। वैसे तो अगर दिए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, तो सही ही होगा, लेकिन अगर इतना नहीं आता है तो रॉन्ग होगा, और आपको बता रहे हैं कि इतना ही आएगा। तो चलिए हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले हम इसको लिख देते हैं कि गॉस ने क्या नियम दिया था, गॉस का लॉ क्या था। चलिए, तो उसको हम लिख दे रहे हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। किसी गॉस का नियम क्या था? किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गुना होता। चलिए समझिए, इन्होंने बोला क्या? बोला कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई चार्ज रखा हो और आपको ये बताना हो कि उस बंद पृष्ठ में से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है, अर्थात फाई ई का मान बताना हो, तो आप करेंगे क्या? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मतलब क्यू का 1 अपान का माने गुणा, तो गुणा लगा दीजिए, 1 अपान एप्सिलॉन होता है, मतलब ये बराबर करता। इन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता। इन्होंने ये बताया और ये ला था, इसको आप लिख लीजिए, और इसको अगर आप लिख लिए हो तो हम प्रूव करना स्टार्ट करें। चलिए समझिए फिर प्रूव। फिगर बना के इसको आप छाप लीजिए, टिप लीजिए, और उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। चला जाए तो हम करें क्या?
कि पहले जो है इतने छोटे से क्षेत्रफल में से ज्ञात कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, छोटे क्षेत्रफल में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। और फिर हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, इस छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेशन के द्वारा जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही फ्लक्स होगा। और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रेशन मैथ पढ़ाता है, तो आप YouTube पे टाइप करिए इंटीग्रेशन फिजिक्स बाय मैथ स्टार अनुज पांडे, तो इंटीग्रेशन का लेक्चर तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वहाँ पे हम फिजिक्स के बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट मतलब अवकलन और समाकलन दोनों बताए हैं। वैसे अवकलन तो आप 11 में पढ़े ही है थोड़ा बहुत, लेकिन सही जो फिजिक्स में यूज होगा उसको हम उस लेक्चर में बताए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तब यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, अर्थात बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज है। चलिए समझिए, तो हम इसमें से जो छोटा क्षेत्रफल है इसमें से कितना फर्क निकल रहा है इसको देख लेते हैं। तो पहले इसमें इसका एरिया वेक्टर आप दिखाइए। तो एरिया वेक्टर सरफेस के केंद्र से लिया आता है और कहाँ पे, बाहर की ओर। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, अच्छा ये हो गया एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ये हो गया। और छोटा सा एरिया इसलिए हम मान लिए डी ए वेक्टर डी ए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है नहीं, तो आप समझिए इतने में से कितना क्षेत्र निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई। क्योंकि अगर छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा तो फ्लक्स भी निकलेगा ना, क्यों। चलिए, तो छोटा क्षेत्रफल है, डी फाई में बहुत थोड़ा क्षेत्रफल फ्लक्स, डी फाई मतलब बहुत थोड़ा सा फ्लक्स। चलिए, तो इज इक्वल कितना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हो गया क्या, सुनिए, ये हो गया छोटा सा फ्लक्स छोटे से क्षेत्रफल में से। अब हमें पूरे क्षेत्रफल में से निकालना है, पूरे गोले में से। तो हम करेंगे क्या, दोनों ओर इंटीग्रेशन, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। तो अब अगर आप देखें तो अगर हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे इंटीग्रेशन वाले में कि जैसे अगर लिखा हो इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स। इंटीग्रेशन वाई लिखा हो डी वाई, तो इसका हो जाएगा मान वाई। तो उसी तरह यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डी फाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, फाई ई, ठीक। मतलब हम मान लिए कि पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे सरफेस में से फाई ई फ्लक्स निकल रहा है, ठीक। इज इक्वल, अब प्रत्येक स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि गोले की रेडियस जो है वो है आर, कितनी है, आर। अब गोले का जो सरफेस है केंद्र से समान दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम ही होगी, आर ही होगी। तो इसलिए दूरी सेम और चार्ज भी वही है, उसी चार्ज क्यों ही तो है ना। तो चार्ज और दूरी सेम है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके उसके बीच में एंगल क्या बनता है, मतलब डॉट हटा देते हैं। चलिए, डॉट हटाइए, तो इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो अगर दो वेक्टर हो और उनके बीच डॉट लगा हो तो डॉट आने के लिए क्या लगाएंगे, कास, ठीक। इसलिए हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, ई और डी ए। तो यहाँ देखिए ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जब सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम कास 0 डिग्री। चलते हैं आगे, फाई इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अब आगे चलिए, फाई इज इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया भैया आपको कांस्टेंट है प्रत्येक पॉइंट पर, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, इसलिए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी ए बचेगा। तो अभी बताया आपको कि इंटीग्रेशन डी वाई का मान वाई, इंटीग्रेशन डी एक्स का मान एक्स, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। अब चलिए आगे देखिए, इंटीग्रेशन कितनी ध्यान से, ये अगर आप देख रहे हो कि ये पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज, और
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है r दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो उसको रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताइए सब लोग। इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर, इतना ही तो होता है। तो पुट करिए, यहाँ पे रेडियस r है कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R कर दीजिए। फिर चलिए, तो अब हम ई प्लेस पे इतना रखेंगे। अब देखिए फाइव इज इक्वल 1, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये हो गया। और बचा क्या ए, तो ए मतलब गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल तो भाई बच्चा जानता है ना, तो बच्चा जानता है। एक बच्चा खट बोले उसमें क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। वाह भाई, बच्चों ने हमारी इलाज बता दी। तो ए का वैल्यू क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर से r स्क्वायर टूरिंग, फिर बचा क्या 5e इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो होगा किसी माध्यम के लिए। और अगर आपको वैक्यूम के लिए व्यंजक चाहिए, वैक्यूम का फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पे r एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, काम ठीक। तो जैसा कि हमने कहा था कि मैथमेटिकली तरीके से भी इस पूरे सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक प्लस का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो वो मान आ गया, आप देख सकते हैं। अर्थात गॉस ने जो ला दिया था वो 100% सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या जो फ्लक्स है वो आकार पे डिपेंड नहीं करता है क्या? जो काल्पनिक पृष्ठ लिया गया है उसके आकार पे डिपेंड नहीं करता है। हम आकार चाहे इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा लें, तो आंसर है नहीं। आकार आप चाहे इतना बड़ा ले लें, लेकिन जो फ्लक्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, मतलब चार्ज के परिमाण पर, पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे सुनिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, मान लेते हैं कि वैसे तो इस चार्ज में से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, फिर भी हम यहाँ पे कुछ दिखाए हैं 6, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 है। अगर रेडियस r है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, मान लीजिए 8। आप सोचिए थोड़ा रेडियस और बड़ा करिए, हम पृष्ठ को ये बड़ा इतना बड़ा कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पृष्ठ जो बाहर वाला है उसमें कितना निकल रहा है, देखो बाहर वाले पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना ही। एक और कर ले, और बड़ा करते हैं। अच्छा ये अब देखिए इसमें से कितना निकल रहा है 1, ये थोड़ा और बड़ा करेंगे, सब निकलेगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही चीज। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। नहीं समझ, इसको हम फार्मूले से ही प्रूव कर देते हैं, जो अभी निकाले हैं इसको हम प्रूव कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि आपने ये वाला ले लिया एरिया सरफेस, ये वाला जो सबसे बाहर जो गोला है इसको ले लिया, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस वाले गोले तक की, ये है 2r। कितनी है 2r ले लेते हैं। कितना है ये 2r। तो 2r रखने पर भी कितना आना चाहिए, क्यों अपन उतना उठाना चाहिए, तभी तो ये प्रूव हो पाएगा कि फ्लक्स जो है इस पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स जो है वह पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए रख देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आप लिखें क्यू अपॉन r स्क्वायर, तो दूरी r स्क्वायर क्या है, दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 2r, तो 2r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक। और अगर यहाँ भी रेडियस जो लिखे हैं आप 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, रेडियस स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कटा 4 पाई क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देख लीजिए
कि रेडियस 2r रखने पर भी फ्लक्स कितना आ रहा है, Q/ε0। मतलब किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, समझिए। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि किताबों में कई किताबों में ये जो पृष्ठ हम गोल लिए हैं, ये कई किताबों में पृष्ठ गोला नहीं लिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर गोल ना लिया जाए, अगर ये जो सरफेस है, जो काल्पनिक पृष्ठ है, इसको गोल हम ना लें तो क्या होगा? तो आंसर है ठीक है, वो भी जाए, गोल लीजिए चाहे इस तरह लीजिए। लेकिन गॉस का कंडीशन ये है कि जो चार्ज है वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पृष्ठ के अंदर, चाहे जहां पे। और ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसको हम गोल पृष्ठ इसलिए लिए क्योंकि इसका एरिया निकालना बहुत ईजी। हम जानते हैं कि गोल पृष्ठ का जो एरिया होता है 4πr², और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ लेंगे तो उसका एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम गोल पृष्ठ लिए। और दूसरी बात, चार्ज को चाहे जहां रखिए, पृष्ठ के अंदर हो बस। तो आप सोच रहे होंगे सर चार्ज को सेंटर पर ही क्यों रखे? तो इसका आंसर ये है कि सेंटर पर अगर चार्ज रखा होगा तो उसमें से फ्लक्स निकालना इजी हो जाएगा, नहीं थोड़ा हार्ड पड़ेगा। गॉस लॉ तभी सुविधाजनक होगा, तभी यूजफुल होगा जब चार्ज जो है कहाँ पे होगा? सेंटर पर। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, गॉस लॉ तब भी यूजफुल होगा अच्छे से जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ध्यान रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर सेम हो, तभी गॉस लॉ यूजफुल है। ठीक, चलिए, जैसे यहाँ पे जो है, सुनिए, यहाँ पे एंगल भी आप देखते थे 0 डिग्री है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा एरिया ले लें, इसमें एरिया वेक्टर दिखाएं तो ये सरफेस के बाहर की ओर, सरफेस के बाहर की ओर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे इसे दिखाएंगे इससे। और यहाँ पर भी इसी तरह ले लीजिए, एरिया वेक्टर सेंटर से बाहर की ओर कितना डी, ये छोटा क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले लिए ई। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हर जगह सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में ना, तो सेम है। इसलिए गॉस लॉ इस तरह के पृष्ठ पर वैलिड है और यूजफुल भी है। ठीक, बाकी किसी भी तरह के सरफेस में गॉस लॉ यूजफुल है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सेम है तब और भी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसकी हम कुछ लिमिटेशंस लिखते हैं। जो गॉस थ्योरम है इसके कुछ लिमिटेशन लिखते हैं कि गॉस लॉ हम कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो 12th का जो भी न्यूमेरिकल आए, अगर ये कह दे कि चार्ज अंदर रखा हुआ है पृष्ठ के, तो आप गॉस लॉ ही यूज करिए, गॉस जो दिए फार्मूला उसको ही यूज करिएगा। लेकिन जो लिमिटेशन बताने जा रहे हैं अभी, वो आपको आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा और आपको IIT वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हेडिंग कर लीजिए लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन कि गॉस लॉ की सीमाएं लिखो, लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ लिखिए। ठीक है, चलिए। या ऐसा भी आता है कि गॉस की प्रमेय की शर्त लिखो।
मतलब किस किस कंडीशन पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो आपको बताए वही लिखने जा रहे हैं। क्या, सुनिए। पहली बात तो ये कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए आगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आपको बताए ही थे कि जैसे मान लीजिए एक गोला है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, इसको हम लिखेंगे नहीं, मुझे बने बता रहे हैं कि जो चार्ज है वो 3D सरफेस के अंदर ही रखा होना चाहिए। 3D सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल। जैसे अगर चार्ज सर्कल के अंदर रखा हुआ है तो वहां पे आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो सरफेस है 3D होना चाहिए, 3 डायमेंशन मतलब 3D में। ठीक है, नहीं तो आप 2D डायमेंशन में आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। समझ गए? अब इसमें जब बताने जाने उसको समझिए। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस सेंटर की रेडियस जो है वो इस स्फीयर की रेडियस है r। तो अगर यहाँ तो चार्ज है वो सेंटर पर रखा हुआ है, तब तो सरफेस के प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर समान होगी, और डिस्टेंस समान होगी तो प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान होगा। अब प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा तब गॉस थ्योरम ज्यादा सुविधाजनक होगी। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि तभी आप गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। लगा तो सकते हैं सभी कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, बस चार्ज अंदर हो बस और सरफेस 3D हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर सेम रहा, समान रहा, तो आपको वहां पे गॉस थ्योरम यूज करना ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब यही था। और एक बात यहाँ पे आई, गॉसियन पृष्ठ का मतलब अगर आप ना समझ पाए हो तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये है कि यही तो 3D सरफेस है, यही है गॉसियन पृष्ठ। मतलब जिस पृष्ठ के अंदर चार्ज रखा है 3D सरफेस के अंदर, वही गॉसियन सरफेस है। अब किताबों में इसकी बहुत लंबी डिफिनेशन देते हैं और वो सही समझ में भी नहीं आता। गॉसियन पृष्ठ की जो किताबों में देते हैं परिभाषा, उसको सुनिए। किसी चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, उस चार्ज के चारों ओर जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाता है उसे ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये किताब में दिया जाता है, वो भी सही है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा ये है कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण समान होना चाहिए। जैसे अभी आपको जो हम कराए थे प्रूव, इसके पहले गॉस थ्योरम, उसमें आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो हर जगह 0 डिग्री था।
तो अगर इसी तरह मतलब एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का प्रत्येक सरफेस और सेम रहेगा तब गॉस लॉ यूज करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा क्या है। तीसरा ये है गॉसियन पृष्ठ किसी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ किसी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। ये इसका मतलब ये है कि जैसे ये चार्ज है और इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ज्ञात करना हो। इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ज्ञात करना हो और फिर अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसको ज्ञात करना है और अगर उसमें आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ ऐसा मत खींच दीजिएगा कि वो इस चार्ज से होकर गुजरे। ऐसे देखिए ऐसे इस तरह मत खींचेगा। देखिए ये चार्ज है यहाँ पे था, इस चार्ज में से होकर गुजर गया, तब काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो चार्ज जो है सरफेस के अंदर ही होना चाहिए, पृष्ठ पर नहीं। ठीक, तो वही यहाँ पे बता रहा है गॉसियन पृष्ठ किसी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। तो इतना आप लिख लीजिए और थोड़ी बहुत बातें इसमें और कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी बहुत बात ये है कि मान लीजिए एक चार्ज है, एक सरफेस है, मान लीजिए एक 3D सरफेस है, यही मान लीजिए ये 3D सरफेस है। ये क्या है? 3D सरफेस। और इस सरफेस के बाहर एक चार्ज रखा हुआ है, इस सरफेस के बाहर एक चार्ज रखा हुआ है और आपसे कोई बोले कि भैया बताइए कि इस सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। क्या नेट फ्लक्स कितना है? ध्यान रखिएगा सरफेस 3D है, ऐसा है 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो आप पहले करें क्या कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे। मान लीजिए चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ ऐसे होकर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से कई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, लेकिन हम 2 दिखा दिए कि जो कि इस सरफेस से होकर जा रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये बता रहे हैं, आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर चार्ज जो है किसी 3D सरफेस के बाहर है, किसी काल्पनिक 3D सरफेस के बाहर है, तो उस सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कैसे आप जान गए कि अगर चार्ज बाहर है, तो इसमें से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना है? 0। वैसे गॉस लॉ है तो ये बात तुरंत क्लियर हो जाती है। कैसे? गॉस लॉ क्या कहते हैं कि फाई इज इक्वल क्यू इनसाइड। ध्यान रखिएगा, यहाँ फार्मूला मेन सुनिए, गॉस लॉ का मेन फार्मूला सुनिए। क्या? क्यू नेट इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुल आवेश। इनसाइड मतलब पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए क्यू नेट का मान 0 हो जाएगा और 0 में एप्सिलॉन नॉट भाग करेंगे तो 0 आएगा। मतलब इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत क्या है? 0। मैथमेटिकली तरीके से भी आपको ये दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए फिर कैसे दिखा देते हैं। आपकी बात है ना, इसलिए दिखा दे रहे हैं। चलिए सुनिए, समझिए। अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर निकालिए इसका। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दें क्या? ऐसा एक और दिखा दिए। अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो सेंटर से बाहर की ओर आउटवर्ड, तो इधर भी होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। ये देखिए, ये एरिया वेक्टर इधर भी होगा। क्या? देखिए इधर भी, चाहे जिधर निकालिए सरफेस से
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, और ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, आप समझिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। ठीक, जिधर लाइन गई है। आप समझिएगा। हाई नेट इज इक्वल, चाहे फाई ई नेट लिख लीजिए, फाई ई नेट इज इक्वल। अगर यहाँ पे देखें आप, सुनिएगा, पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो इंटर कर रहा है, और फिर यहाँ पे जो निकल रहा है। भाई जो अंदर जा रहा है, अंदर कितना जा रहा है? ई। कितना जा रहा है अंदर? ई। अब बाहर कितना निकल रहा है? ई। दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, दोनों को। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसका निकालें, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, प्लस, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एक अधिक राशि होती है, इसलिए टोटल निकालना हो तो जुड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए हम प्लस लगा दिए। तो वेक्टर ई, अभी ये निकाले, अब इसको निकाल लेते हैं, और डॉट वेक्टर ए। ठीक, आप समझिए। फाई नेट इज इक्वल ई ए कॉस, यहाँ देखिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180, क्योंकि अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180। अब प्लस यहाँ पे कितना है? एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई नेट इज इक्वल, ये 180 अंश का मान क्या होता है? कहाँ से? 180 का -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई ए, और प्लस क्या हो जाएगा? ई ए। तो ई ए माइनस ई ए क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अर्थात यदि कोई चार्ज किसी 3D सरफेस के बाहर रखा हो, तो 3D सरफेस में से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या नेट विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। अब कुछ विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ और बातें आपको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, जिसको हम पहले से ही लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो चलिए उसको भी हम लिख देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा नोट करके। यदि कोई 3D सरफेस हो और 3D सरफेस के बाहर कोई चार्ज हो, तो उस 3D सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा, और उसको लिख करके आप ये जो फिगर बना करके इसको लिख लीजिएगा। सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो गॉस लॉ जो है वो लगभग समाप्त ही हो गया है, या ऐसा कहिए समाप्त हो गया है। फिर भी हमने सोचा कि कुछ जानकारी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और दे दिया जाए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए उस जानकारी को हम देख लेते हैं। तो पहला ये है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में 2 आवेश हों, कितने आवेश हों? 2, जो कि परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हों, तो पृष्ठ में से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। कैसे? सुनिए। मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, ये, और इसमें 2 चार्ज हैं। एक हम मान लेते हैं क्यू है, पॉजिटिव है, और एक है क्यू निगेटिव है। एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, जो कि परिमाण में समान देख रहे हैं आप, ये भी क्यू, ये भी क्यू, लेकिन चिन्ह में क्या है? विपरीत। मतलब यहाँ पॉजिटिव और ये वाला क्या है? निगेटिव। तो क्या कह रहा है कि इस पृष्ठ में से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0। कैसे? सुनिए। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि भैया फाई इक्वल क्यू नेट इनसाइड, मतलब अंदर रखा कुल आवेश, अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख ही सकते हैं कुल आवेश कितना है? क्यू और माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल क्यू प्लस माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर कोई किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर 2 चार्ज रखा हुआ जो कि परिमाण में समान हो और चिन्ह में विपरीत हो,
तो उसमें से निकलने वाला, किसमें से, बंद पृष्ठ में से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में रखे आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि पृष्ठ के आकार पर। इसको तो आपको हम गॉस थ्योरम जब पढ़ा रहे थे अभी, तभी बता दिए थे कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर के अंदर रखे आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ के आकार पर। क्यों, अभी आपको दिखाए थे कि जब वहां पे एरिया के स्थान पे क्या लिखे थे, 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखे थे, रेडियस के स्थान में 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कट गया था, तो क्या गया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब रेडियस r लेने पर भी प्लस का मान कितना आया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस 2r लेने पर भी प्लस का मान क्या आया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बंद पृष्ठ से निकलने वाला, वो आकार पे नहीं बल्कि पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। समझ गए। चलिए हम चलते हैं तीसरे कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, यदि किसी बंद पृष्ठ को आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या से कम है, तो इसका मतलब पृष्ठ के अंदर रखा आवेश धनात्मक है। इसको समझिए। उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर आप लिख लीजिए, लिख रहे हो तो हम मिटा दें इसको। चलिए इसको अगर आप लिख लिए तो मिटा देते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे इसको। तो हम ऐसा करते हैं, बंद पृष्ठ बना लेते हैं। एक बंद पृष्ठ, चाहे आप क्यूब बना लीजिए, मान लीजिए क्यूब है ये। ये क्यूब है, और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। और बाहर जो है वो हम मान लेते हैं कि बाहर भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें से आप विद्युत बल रेखाओं की संख्या दिखाइए। पहले विद्युत बल रेखा दिखाइए। तो विद्युत बल रेखा दिखाएं अगर हम, इसको ऐसे कर दीजिए, बंद कर दीजिए कमरे में। ऐसे कोई पृष्ठ नहीं है ये, पहले हटा दीजिए। चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, हटा देते हैं भाई। प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो समझिए हमें प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। चलिए तो विद्युत बल रेखा में दिखाएं अगर, तो ऐसे होगी इसकी विद्युत बल रेखा। कुछ इस तरह इसमें से विद्युत बल रेखा निकलेगी। ये और इसका दिखाएं तो ये भी ऐसे ही लगभग बड़ी छोड़ी मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरो है, एरो का मतलब आनंद तक जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये बात आप ध्यान में दीजिएगा कि कोई रेखा बड़ी है, कोई रेखा छोटी है, ठीक। चलिए तो आप देख रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ को आने वाली विद्युत बल रेखा आर कितनी रही बताओ, एक। जा कितनी रही बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ है, कितने हुए, 3 हो गए, 3 3 6 और 6 2 8 है, 8 जा रही है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें एक आ रही है, ध्यान रखिएगा, एक तो आ रही, मतलब इसमें प्रवेश कर रही है, तो इधर से निकल भी जा रही है, ठीक।
अब देखिए कुल विद्युत बल रेखा कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो निकल रही है। अब कितना एंटर कर रही है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें जो विद्युत बल रेखा एंटर कर रही है उसकी संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। और निकलने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या कितनी है, 9। तो अगर विद्युत बल रेखा जो प्रवेश कर रही है निकलने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश रखा हुआ है और ये सही भी है। अगर यहाँ पे निगेटिव कर दिया जाए तो निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या की अपेक्षा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। आप देख सकते हैं अगर यहाँ ये चार्ज निगेटिव कर दिया जाए तो जो ये एरो का सिंबल है ये सब ऐसे अंदर की ओर हो जाएंगे, मतलब विद्युत बल रेखा प्रवेश कर रही है। क्या कर रही है इसको, हाँ ठीक है, विद्युत बल रेखा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। ये तो अगर यहाँ निगेटिव चार्ज कर दिया तो अब निगेटिव चार्ज का सिंबल आपको मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब पर टाइप करिए क्लास 12 फिजिक्स 01 बाई मैथ स्टार अनुज पांडे, तो वहाँ पे हम निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों का फिगर करवाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा तो ये विद्युत बल रेखा कुछ इस तरह होगा, मतलब रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो देख ही सकते हैं अब कितनी विद्युत बल रेखा अंदर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये इस विद्युत बल रेखा बात करें ऐसे प्रवेश कर रही है और ये ऐसे जाएगी। ध्यान रखिए चिन्ह डायरेक्शन नहीं बदलेगा, थोड़ा गलत हो गया था, ये वाला जो था वो गलत हो गया था, क्योंकि ऐसे जाएगी तो ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद वापस आ जाएगी, सीधा ही जाएगी। तो देख ही सकते हैं कि 9 विद्युत बल रेखा अंदर आ रही है, 1 विद्युत बल रेखा बाहर जा रही है, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब अंदर कौन सा चार्ज रखा होगा, निगेटिव। कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो अगर पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या से कम है तो इसका मतलब पृष्ठ के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है। और यदि पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या निकलने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या से अधिक है तो इसका मतलब पृष्ठ के अंदर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यहीं से इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।